फिजिक्स प्लस पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम फिजिक्स के यूनिट 2 के ठीक है स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चीज क्या है, आपके सिलेबस का यूनिट 2 का फिफ्थ टॉपिक है जीरोथ लॉ ऑफ टेम्परेचर, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पहले तो सबसे पहले लोग तो इसमें कंफ्यूज होते हैं कि जीरोथ लॉ क्या है। सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। ऐसे पूछ रहा था कि जीरोथ किसी वैज्ञानिक का नाम है, क्या है जीरो, इस टाइप से भी पूछ लेते हैं लोग बार। वैसे तो ये वाइवा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो पहली चीज तो ये जीरोथ लॉ, इसका मतलब जीरो ही है और हिंदी में से शून्य का नियम कहते हैं और एग्जैक्टली शून्य से ही जीरो बना है। आज एक लंबी स्टोरी है, बाद में सुनाएंगे कभी टाइम मिला तो। बाकी है क्या, सबसे सिंपल चीज, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे। आप मान लीजिए ए एक सब्सटेंस है, बी दूसरा सब्सटेंस है और सी तीसरा सब्सटेंस है। मान लेते हैं ऐसे। ए और सी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी टेम्परेचर इक्वल है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब भी कोई दो सब्सटेंस का टेम्परेचर इक्वल होता है, यानी हीट का कोई भी फ्लो नहीं होता। टेम्परेचर ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हीट फ्लो होती है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, फ्लो होती रहती है जब तक कि दोनों बॉडीज का टेम्परेचर इक्वल हो जाए। बी और सी दोनों आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। इससे सिंपल कुछ नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक सी चीज है, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर को बताता है। हम ऐसे देख सकते हैं, ए बी का भाई है, सॉरी ए सी का भाई है, बी सी का भाई है, तो ए और बी भी आपस में भाई भाई होंगे। सिंपल, नहीं पूछेंगे, इतना सिंपल भी नहीं पूछेंगे। क्या पूछेंगे, ये पूछ सकते हैं जीरोथ लॉ बताता किसको है, तो ये बताता है कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर को। एक जीरोथ लॉ ये भी पूछ सकता है, जो मैंने पहली बार में डिस्कस करा, जीरोथ क्यों कहा गया, वैज्ञानिक का नाम है या कुछ भी। तो एक सिंपल सी चीज है कि इसकी जो रिसर्च हुई थी ये फर्स्ट और सेकंड लॉ के बाद में हुई थी और ये इतना बेसिक था कि इसे फर्स्ट और सेकंड लॉ के बाद में नहीं कहा जा सकता, यानी इसे थर्ड लॉ नहीं कहा जा सकता था, तो इसे जीरोथ लॉ कहा, यानी शून्य नियम कहा। ठीक, अब जो थर्मोडायनेमिक्स में आपके डायरेक्टली टॉपिक गिवन नहीं है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, ऐसी कुछ डेफिनेशंस की हम यहां पर डिस्कस करेंगे। नोट्स में अधिकतर चीजें गिवन है, बहुत बढ़िया तरीके से बनाएंगे। पहली चीज आती है सिस्टम। सिस्टम क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम वो होता है यूनिवर्स का वह पार्ट जिस पर हम थर्मोडायनेमिक्स की जो रिएक्शंस हैं या हम स्टडी कर रहे हैं, वो तो हो गया सिस्टम। सराउंडिंग क्या होती है, सराउंडिंग होती है एवरीथिंग आउटसाइड फ्रॉम द सिस्टम, यानी सिस्टम तो क्या जिसपे हम थर्मोडायनेमिक एक्सपेरिमेंट को देख रहे हैं, सराउंडिंग क्या इसके अलावा यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, यानी मैं आप सब कुछ। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, मैं बता रहा हूं आपको। सराउंडिंग एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम। थर्ड चीज है कि बाउंड्री क्या होती है, बाउंड्री और भी सिंपल, जो सिस्टम और सराउंडिंग में डिफरेंस करती है, जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करने लगती है, वो बाउंड्री होती है। जैसे नॉर्मल, मैं कई बार स्टूडेंट से कहता हूँ फिजिक्स कोई अलग नहीं है, आपके मेरे जैसे लोग थे, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करे और उन्हें डेली जीवन में जिन चीजों से वो मिलता हुआ पाया, उन्होंने वो नाम रख दिया बाउंड्री। जो हम हमारे घर की बाउंड्री, जो बाउंड्री हम यहाँ बात करते हैं, वही बाउंड्री वहां होती है। अभी तो आप आगे देखिए फिजिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों कहा, ये सारी चीजें ऐसे सिंपल सी चीजें। फिर ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम वापस वही चीज, नाम से स्पष्ट है, ओपन है, यानी एनर्जी और मास दोनों का ट्रांसफर हो सकता है फिजिक्स के लैंग्वेज में। क्लोज सिस्टम क्या होगा, सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर हो जाएगा, इट एक्सेप्ट ओनली एनर्जी, मास का ट्रांसफर नहीं हो सकता, तो वो कहलाएगा क्लोज सिस्टम। सिंपल से डेफिनेशन से एक बार वो रीड कर लीजिए जिनने फिजिक्स को पढ़े हुए बहुत टाइम हो गए। बाद में क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं डॉट डॉट डॉट, किसमें ओपन सिस्टम में किसका ट्रांसफर होता है, किसका नहीं होता, इस टाइप से। या फिर एक अच्छा क्वेश्चन ये हुआ कि मास का ट्रांसफर किस किस सिस्टम में नहीं होता, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम,
आइसोलेटेड सिस्टम, 2-3 ऑप्शन करके इस सीरीज से बनाए जा सकते हैं। सेकंड स्लाइड देखते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम वही चीज जिसमें एनर्जी और मास दोनों का ट्रांसफर नहीं हो सकता, यानी सिस्टम की सराउंडिंग से इंटरएक्शन ही नहीं है, तो उसे कहते थे हम आइसोलेटेड सिस्टम। अभी कोविड के टाइम थे ना, आइसोलेटेड हो गया, यानी बाहर से पूरा से कनेक्शन आप अलग कर दो, तो होता है, हिंदी में कहते हैं विलगित निकाय। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर कोई भी लैंग्वेज संबंधी प्रॉब्लम आती है, आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा। ओपन को कहते हैं खुला, खुला निकाय। बाकी ये टर्म्स इतनी कॉमन है कि इनकी हिंदी अर्थ बताने में कोई जरूरत है नहीं मेरे हिसाब से। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इंटेंसिव वेरिएबल और एक्सटेंसिव वेरिएबल्स। ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 प्रकार के वेरिएबल्स होते हैं, इंटेंसिव वेरिएबल्स और एक होता है एक्सटेंसिव वेरिएबल्स। इंटेंसिव वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट होते हैं मास से, यानी जिसका मास से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी आप मास या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप इंक्रीज कीजिए, डिक्रीज कीजिए, उनकी प्रॉपर्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे टेम्परेचर, टेम्परेचर पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का या मास का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सेकंड चीज एक्सटेंसिव, नाम से स्पष्ट है, जो जिन पर मास और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का इफेक्ट पड़ता है, वो क्या कहलाता है आपके पास? एक्सटेंसिव वेरिएबल्स। क्या होगा? वॉल्यूम होगा, एरिया होगा, लेंथ होगा, डिपेंड करेगा ना वॉल्यूम। अगर ज्यादा मॉलिक्यूल्स है तो ज्यादा वॉल्यूम चाहिए रहेगा, कम है तो कम चाहिए रहेगा। टेम्परेचर पर कोई डिपेंडेंट नहीं है। ऐसा थोड़ी ना होगा कि भाई 2 जने हैं तो ज्यादा टेम्परेचर है, 1 जना है तो ज्यादा टेम्परेचर है, ऐसा कुछ नहीं। इसके अलावा हीट, ये आपको ऐसे शॉर्ट पुट में दिए गए हैं, शॉर्ट उसमें याद करना है आपको, क्योंकि ये डायरेक्ट गिवन नहीं है आपके सिलेबस में, ये लिखा हुआ है, लेकिन ये इतने बेसिक चीजें कि याद होनी चाहिए, पूछी जा सकती है। आप ये नहीं कह सकते कि सिलेबस के बाहर से पूछ लिया, इसलिए बता रहे हैं। अगर आपको थोड़ी स्पीड ज्यादा लगती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उस हिसाब से बात करें। हीट वही उष्मा, फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, कार्य करने की दर को उष्मा कहते हैं, अगर हिंदी में बात करें तो द एनर्जी ऑफ वर्क डन। अब इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है हीट होती है पाथ डिपेंडेंट। जब पाथ डिपेंडेंट, 2 प्रकार के आपके पास फंक्शन आएंगे, एक होंगे स्टेट फंक्शन, एक होंगे पॉइंट फंक्शन। कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो पाथ पर निर्भर करता है, और कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर निर्भर करते हैं। तो जो पाथ पर निर्भर करते हैं वो कहलाते हैं पाथ फंक्शन। तो हीट कौन सा फंक्शन है? हीट है पाथ फंक्शन। इसे बढ़ा लेते हैं। तो हीट क्या है? हीट इज ए पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी, इंटरनल एनर्जी। अब आप सुनिए, ये वापस फिजिक्स की चीज है। आपने अभी तक जो एनर्जीज पढ़ के आ रहे थे ना आप, उसमें आपने पढ़ा कि एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी इक्वल होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, इतना ही पढ़ के आए। अब आपके सामने नया कॉन्सेप्ट आया है कि इंटरनल एनर्जी, जिसे नॉर्मली लोग मान लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। तो क्या पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कोई काइनेटिक एनर्जी होती है? जब पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ स्थिति के कारण ही होती है, क्योंकि अभी तक आपने क्या पढ़ा था? टोटल एनर्जी किसके इक्वल होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है उसकी वेलोसिटी के कारण, और पोटेंशियल एनर्जी होती है उसकी कॉन्फिगरेशन के कारण। अब मैं आपसे कह रहा हूं इंटरनल एनर्जी होती है, देखो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ये कहती है कि अगर कोई से भी टेम्परेचर, अगर 0 केल्विन पर सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी 0 हो जाती है। इसका मतलब क्या है? अगर उससे ज्यादा टेम्परेचर होगा, यानी टेम्परेचर की कुछ भी वैल्यू है 0 केल्विन से अधिक है, तो उनके पास एनर्जी होनी चाहिए, और वो एनर्जी अपन एनर्जी इक्विपार्टीशन लो है उसके हिसाब से पढ़ते हैं, ऊर्जा का सम विभाजन करने में E बराबर KT/2 के आधार पर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है वो पर डिग्री ऑफ फ्रीडम में। तो एनर्जी है तो एनर्जी है तो जरूर मोशन होगी। तो प्रत्येक मॉलिक्यूल्स एक टेम्परेचर पर मोशन करता है, तो मोशन करने के कारण उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। तो वो जो काइनेटिक एनर्जी है इंटरमोलिक्यूलर मोशन की वजह से, तो वो तो दिलाएगी आपके पास इंटरनल काइनेटिक एनर्जी।
जबकि उसके कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो उसके पास एनर्जी है वो कहलाएगी आपके पास इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। डिनोट किससे करते हैं? काइनेटिक एनर्जी को ऑफकोर्सली यूके से करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी को ऑफकोर्सली यूपी से करेंगे। यू बराबर यूके प्लस यूपी। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके डायरेक्ट गिवन है इंटरनल एनर्जी क्या होती है। ठीक है, ज्यादा अच्छे से अपन समझेंगे जब हम फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। ये एक बार मैं आपके सिर्फ उस हिसाब से बता रहा हूं कि आपको एक बार रिविजन टाइप हो जाए। अब वही चीज हीट में बोल के आया था पाथ डिपेंडेंट फंक्शन है, यानी डिपेंड करेगा। क्या डिपेंड करेगा? मान लीजिए ए टू बी है, ए टू बी में मुझे अगर यहां से यहां जाना है तो मैं इससे जा सकता हूं, चाहूंगा तो मैं इससे जा सकता हूं, चाहूंगा तो मैं इससे जा सकता हूं, और चाहूं तो मैं ऐसे जा सकता हूं, चाहूं यूं जा सकता हूं, चाहे ऐसे जा सकता हूं, कैसे भी जा सकता हूं। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हीट क्या है? उष्मा की मात्रा। हीट यानी उष्मा। उष्मा को हम जब मैकेनिक्स में बात करते हैं तो फ्रिक्शन यानी कितना अपना फ्रिक्शंस में हमें उष्मा का क्षय होता है। तो ये सिंपल सी आपको समझ में आएगी। इधर से जाऊंगा तो अलग उष्मा की मात्रा होगी, इधर से जाऊंगा तो अलग उष्मा की मात्रा होगी। तो हीट क्या हुई? हीट पाथ पे डिपेंड कर रही है, इसलिए हीट पाथ डिपेंडेंट है। जबकि इंटरनल एनर्जी जो है ये सिर्फ इनिशियल स्टेट, यानी मान लू मैं टीआई टेम्परेचर के टर्म में बात करूं, फाइनल स्टेट टीएफ, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों पर डिपेंड करती है। इसलिए ये पाथ इंडिपेंडेंट होती है। ठीक, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। हीट हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया। अब हम तीसरे टर्म की बात करते हैं, वो होता है वर्क यानी कार्य। तो अब आप कार्य में देखने का, कार्य में क्या इंपॉर्टेंट है? कार्य का या वर्क का साइन इंपॉर्टेंट है। कब तो डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव आएगा, कब डेल्टा डब्ल्यू नेगेटिव आएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कैसे पता लगेगा? हम बताते हैं आपको। क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स में अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, अलग अलग साइन होते हैं। तो ये आप देखिएगा, जब हम हमारा सेशन कर रहे थे ऐप पर, तब एक ने कहा भी था कि सर ये तो केमिस्ट्री के टॉपिक डाल दिए। तब जो फिजिक्स वाले, जो बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं, वो ऐसे मुस्कुराए हुए थे कि उन्होंने कि नहीं है, हमारे पूरे चलती है, एक बुक चलती है। तो क्या है, साइन का डिफरेंस आ जाएगा। एक सिंपल सी चीज याद रख लीजिएगा, फिजिक्स वाले कम काम करते हैं, कम काम करना पसंद करते हैं। तो अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, अगर कोई दूसरा, अगर कोई सिस्टम खुद वर्क करेगा तो हम उसे कहेंगे पॉजिटिव। किसी भी व्यक्ति को अगर अपन को नंबर दे रहे हैं तो अगर वो खुद अच्छा काम करे तो वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ तो उसे अपन क्या कहेंगे? पॉजिटिव। डेल्टा डब्ल्यू बराबर पॉजिटिव। और वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ, अगर अपने को काम करना पड़ रहा है तो अपन उसे क्या कहेंगे? तो भाई यार कोई नेगेटिव काम है इसका, तो अपन इसे क्या कहेंगे? नेगेटिव। तो याद आ जाएगा वर्क होता क्या है, बताने की जरूरत नहीं है। इंटरचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। जितना सिस्टम और सिस्टम सराउंडिंग के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है एनर्जी का, वो कहलाएगा हमारे पास वर्क। क्या इंपॉर्टेंट? वर्क की डेफिनेशन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? पहली चीज तो ये इंपॉर्टेंट है कि पीवी डायग्राम का ये जो पीवी डायग्राम आपको दे रखे हैं, इसका जो एरिया होता है वो कहलाता है, वो डिनोट करता है वर्क को। अगर इस टाइप के ट्रायंगल आ जाता है तो क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना आना चाहिए। ये जो बन रहा है तो और भी समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री, हाफ V2 माइनस P1, P2 माइनस P1। अगर आपको वीडियो में शो नहीं हो रहे हो तो टेंशन मत लीजिएगा, नोट्स अपलोडेड होंगे आपके पास, मिल जाएंगे। ऐसा अगर आपको ये बने, अगर क्वेश्चन डायरेक्ट दे दिया, क्या करना है आपको? ये क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, V2 माइनस P1 एक साइड होगी, P2 माइनस P1 एक साइड हो गई, आंसर आ गया। वर्क निकालना, ऐसे डायग्राम दे सकते हैं आपको और पूछ लेंगे कितना वर्क होना है, बताया। ये क्या हो गया? अब देखिए ये सर्कल है, अगर उसमें दे रखा है तो वर्क यहां पर हो सकता है एलिप्स दिख रहा हो, वैसे सर्कल। वर्क क्या होगा? π/4 P2 माइनस P1, V2 माइनस P1। दो गेप देख रहे हैं आप, इसे डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। इसके साइन इंपॉर्टेंट थे, हमने आपको बता दिया। अब बात करते हैं वापस फिजिक्स की। आ जाइए, एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। इसकी जो मेन चीजें थी वो भी आपको बता दी, इंटरनल एनर्जी भी बता दिया। अब आपका 6 टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या होता है? सबसे बेसिक, सबसे
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, अगर बिल्कुल ही पेपर सिंपल आ जाता है तो वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस पे बेस्ड है, तो वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। एनर्जी कंजर्वेशन का रूप है। जैसे हम बात करते थे बचपन में, ऐसे आकाशवाणी टाइप ऐसे साउंड किया रहा था, आपने याद करा होगा 9th में, तो हिंदी मीडियम से वैसे ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है न ही ऊर्जा का विनाश होता है, ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है। या फिर आपने जो इंग्लिश मीडियम से वो कहते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इट ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, इस टाइप से। तो वो जो एनर्जी कंजर्वेशन का रूल है, वो जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है, वो ही आपके पास थर्मोडायनेमिक्स में आता है। उसे हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या बस इतना ही है? अगर इतना ही था तो फिर क्या कर रहा था? नहीं, कुछ और होगा तभी तो जुड़ा गया। क्या है और देखते हैं। इसे रफ करते थे। क्या है और अब अपन बात करते हैं कि अगर अपन किसी सिस्टम को dq देते हैं, किसी सिस्टम को दी गई ऊष्मा की मात्रा उसके द्वारा किए गए कार्य प्लस उसकी इंटरनल एनर्जी में जो इंक्रीज हुआ उसके इक्वल होती है। अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं तो dq एनर्जी गिवन टू द सिस्टम to the system du plus dw। du क्या है? इंक्रीज इन, या फिर अपन इसे और अच्छे से कहें तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, dw क्या है? वर्क डन। बस यहां बन सकते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम या ऑन द सिस्टम। तो हमें याद रखना है वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। कैसे याद रखेंगे? या फिर अगर ये किसी को डिफिकल्ट लग रहा है तो आप ये मानिए किसी भी सिस्टम को दी गई ऊष्मा का मात्रा, इसको आप कंपेयर कीजिए, आप किसी को भी 100 रुपीज दे रहे हैं, 100 रुपीज आपने उसे दिए, dq ये 100 क्या हो गया? अपन बात कर रहे थे कि dq बराबर du प्लस dw क्या होता है। हम एक उदाहरण की बात कर रहे थे कि हमने माना कि एक बच्चे को 100 रुपए दिए, उसे कुछ काम करना था, तो मान लेते हैं ये फर्स्ट लॉ था dq बराबर du प्लस dw। हमने किसी एक बच्चे को 100 रुपए दिए हैं किसी काम करने के लिए। 100। एक और चीज मान लेते हैं, माने कि उसके पास पहले से 5 रुपए थे, ठीक, वो काम करने में उसे 50 रुपए उसके खर्च हो गए, तो dw क्या होगा? 50। अब बताइए इंटरनल एनर्जी क्या है? इंटरनल एनर्जी उसके पास संग्रहित ऊर्जा, उसके पास अब कितनी एनर्जी उसके पास बची? तो एक सिंपल सी बात है, 100 रुपए उसके पास आपने दिए, 50 का उसने काम कर लिया, बचे कितने? 50। तो 50 रुपए होंगे उसके पास या 55 रुपए होंगे या 45 होंगे? अगर आप इस टाइप से इस चीज को समझ पाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो न्यूमेरिकल्स आएंगे पेपर में सिंपल से, वो ज्यादा आपको नहीं घुमाने वाले। उन्होंने अगर टॉपिक दिया है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ही क्वेश्चंस पूछेंगे, और ऐसे पूछेंगे कि यहाँ आपको बहुत आसान लगेंगे। आप ऐसे दे दिया, किसी भी ऊष्मा की मात्रा दे दी 50 जूल, 25 जूल, और आप ज्यादा पढ़ेंगे नहीं, अरे ये तो ऐड होते हैं, और ऐड करके आए निकल तो जाएगा। जैसे ही 100 ये दिए आपने दिए, 50 वर्क हुआ, बचे कितने? 50। 5 पहले से थे, उसके पास टोटल कितने हो गए? 55।
लेकिन चेंज कितना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डी यू कितना हुआ 100 माइनस 50। इस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस क्या आएंगे और क्या आपको कैसे कंफ्यूज करेंगे, इस टाइप से करेंगे। एक सारणी दे रखी है हमें, डी क्यू कब होता है, डी डब्ल्यू क्या होता है, डी यू क्या होता है, डेल्टा यू क्या होता है। डी डब्ल्यू के डेल्टा डब्ल्यू या डी डब्ल्यू, देखो डेल्टा इतना तो मुझे लग रहा है, उम्मीद है आपको आता होगा, नहीं हो तो जो कंप्यूटर साइंस के स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं उन्हें बता देता हूँ। और डी डब्ल्यू, डी यू सॉरी, या फिर और भी सिंपल उसमें है तो डेल्टा और भी सिंपल उसमें नहीं तो डेल्टा और डी का अगर हम डिफरेंस देखें तो बस आप ये मान के चलिए जब डिफरेंस बहुत कम होता है तब हम डी का यूज करते हैं, डी डब्ल्यू लेंगे। जब डिफरेंस ज्यादा होता है तब हम डेल्टा का यूज करते हैं। डेल्टा और डी में लगभग यही होता है। या फिर हम ऐसे नॉर्मली देखें जब 12th तक हम वैसे भी साइन में डेल्टा यूज करते हैं, 12th के बाद जब भी आप यूज करेंगे तो डी को ही देखेंगे। अब भी वैसे मान के चलिए डी का यूज कीजिए। यहाँ पर डेल्टा यू है, वापस वही चीज, साइन इंपॉर्टेंट है। देखो फॉर्मूला इतना सा है, डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू, फॉर्मूला तो बस यही बनेगा, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। यही केमिस्ट्री में क्या हो जाता है, डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। बताइए एक ही फॉर्मूला रहेगा, क्या इंपॉर्टेंट है, साइन इंपॉर्टेंट है, किस किस के, तीनों के, डी क्यू डी यू डी डब्ल्यू के। क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे याद रखेंगे, वर्क अपन ने मान के चला था, वर्क डन बाय द सिस्टम है। अगर सिस्टम द्वारा वर्क किया जा रहा है तब तो क्या कहेंगे अपन, पॉजिटिव, और सिस्टम पर वर्क किया जा रहा है तब क्या कहेंगे, नेगेटिव। केमिस्ट्री स्ट्रीम के खास तौर से याद करिएगा, आपने जो पढ़ा है वहां पर भूल जाइएगा, ये याद रखिएगा। डेल्टा क्यू क्या है, जब हम किसी को हीट दे रहे हैं तब तो पॉजिटिव है, और जब हम किसी से हीट ले रहे हैं तब नेगेटिव है। इसे आप वैसे भी याद कर सकते हैं, जब चार्ज ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन जो देता है उस पर चार्ज आता है पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन जो लेता है उस पर चार्ज आता है नेगेटिव। डी क्यू का साइन हो गया, डी डब्ल्यू का साइन हो गया, अब किसका साइन बनता है, डेल्टा यू का। और भी सिंपल, अगर आपकी एनर्जी में इंक्रीज हुआ यानी आपका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो अब तो होगा डेल्टा यू का साइन पॉजिटिव, और जब आपकी एनर्जी में डिक्रीज हुआ या टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, फाइनल टेम्परेचर कम है इनिशियल टेम्परेचर के, तब होगा डी यू नेगेटिव। और भी सिंपल कर देते हैं, डी डब्ल्यू का फॉर्मूला होता है पी वी टू माइनस वी वन पी वी। बताइए डी डब्ल्यू पॉजिटिव कब होगा, इतना तो समझते होंगे आप, कब होगा, जब V2 ग्रेटर देन होगा V1 से, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। नेगेटिव कब होगा, जब V2 लेस देन होगा V1 से। अब बताइए V2 ग्रेटर देन है V1 से, यानी फाइनल वॉल्यूम जो है वो इनिशियल वॉल्यूम से ज्यादा है, अंतिम आयतन स्टार्टिंग के जो आयतन है उससे ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, एक्सपेंशन हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है, तो इसका है एक्सपेंशन हो रहा है, यानी आपका विस्तारण हो रहा है, संकुचन नहीं हो रहा। जब फाइनल वॉल्यूम कम है तब तो क्या होगा, कंप्रेशन होगा, संकुचन होगा। जब ज्यादा है तब क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, ठीक। सेकंड चीज, अगर इसे इसमें देखें अपन टेम्परेचर के उसमें, तो डी यू होता है सीवी T2 माइनस T1। सिंपल सिंगल मोल के लिए लिखूं मैं, वही डी यू पॉजिटिव कब होगा, जब T2 ग्रेटर देन T1। तो जब फाइनल टेम्परेचर ज्यादा है तब तो डी यू पॉजिटिव होगा। नेगेटिव कब है, जब T2 होगा लेस देन T1। इतना अपन इसमें देखते हैं,
इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट चीज है? पहली चीज वही चीज इंपॉर्टेंट किस पर बेस्ड है? एनर्जी कंजर्वेशन के। दूसरी चीज स्टेटमेंट क्या है? डायरेक्ट पूछा जा सकता है ये कौन सा लो है। एसएससी का कोई भरोसा नहीं, पेपर आपका हो सकता है बहुत ही ज्यादा सिंपल आ जाए, हो सकता है टफ आ जाए, नो वन नोस, आप तैयार रहिए। दूसरा क्या पूछा जा सकता है? दूसरा पूछा जा सकता है क्या स्टेटमेंट क्या है? किसी भी सिस्टम को दी गई एनर्जी की जो वैल्यू है, किसी भी दी गई सिस्टम को दी गई उष्मा की मात्रा, उसके द्वारा किए गए कार्य प्लस उसकी इंटरनल एनर्जी में जो इंक्रीज हो रहा है उसके इक्वल होती है। डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अपन पढ़ के आए थे हीट क्या था? पाथ फंक्शन था, यानी हीट डिपेंड कर रही थी कौन से पाथ से जा रहे हैं। लेकिन ये फॉर्मूले देखिए आप, डी यू किस पे डिपेंड करा? इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर पे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जो इंटरनल एनर्जी है आपकी वो तो है पॉइंट फंक्शन, सिर्फ पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, यानी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। जबकि हीट और वर्क दोनों के दोनों पाथ फंक्शन है, यानी ये डिपेंड करते हैं कि आपके कौन से पाथ से जा रहे हैं। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है? जो आपके क्वेश्चंस कहां गलत होंगे और किस प्रकार से आपको कंफ्यूज होंगे मैं बता रहा हूं आपको ये जो मैंने उस दिन बताया था, डी क्यू डी यू और डी डब्ल्यू, मैंने आपसे जो इस यूनिट सेकंड की स्टार्टिंग की वीडियो थी जब वान डेर वाल गैस कांस्टेंट के ए और बी की जो डायमेंशन और यूनिट बता रहे थे, तब मैंने आपसे बात की थी कि फिजिक्स में हमेशा जो भी क्वांटिटी ऐड होती है उसकी डायमेंशन और यूनिट सेम होती है, हमेशा याद रखिएगा, और कोई भी एक्सेप्शन नहीं है इसका। ये मैंने आपको उस दिन कहा था। काम कैसे आते हैं? काम ऐसे आते हैं, आपसे पूछेगा इसकी यूनिट देंगे आपको जूल में, इसकी यूनिट देंगे आपको कैलोरी में, और ये आपसे पूछेंगे जूल में या कैलोरी में। यहां काम आता है आपसे। फिर अगर आपको वो कॉन्सेप्ट पता है उस टाइम का, आप लोग यही सीखना है यहाँ पर। ये चीजें हर जगह हैं किताबों में, ये नोट्स आप वैसे भी पढ़ सकते हो, और ये कोई अलग से नहीं लिखा। ऐसा नहीं कि भाई मैंने अलग कोई फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स का अलग से लो बना दिया, नहीं, लो वही है, सीखने यही आया होगा, कहाँ गलती होगी। तो डी क्यू आपको सेम यूनिट देखनी है, डी क्यू डी यू और डी डब्ल्यू की, या तो तीनों जूल में लीजिए या तीनों कैलोरी में लीजिए। आप किस में लेंगे? जिसमें आपके ऑप्शंस हैं। देखो याद रखिएगा, ये गलती मत कीजिएगा, ऐसा मत करना कि भाई जूल को कैलोरी में कन्वर्ट कर लिया उसके बाद कर लिया। आपके जिसमें ऑप्शंस है आपको उसमें लेना है, याद रखिएगा, इससे आपका टाइम बचेगा। कैसे चेंज करते हैं? अभी आपको एक बहुत जोरदार बात बताएंगे जो अभी तक नहीं पढ़ाया जाता है 11th-12th में, उसके बाद या तो कैसे चेंज करते हैं। जब थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ का सेकंड स्टेटमेंट भी यही है कि W बराबर होता है हमारे पास JQ। क्या है? अब वापस क्वेश्चन के क्या पूछे जा सकते हैं। पहली चीज तो इस J की वैल्यू पूछी जा सकती है। तो इसकी वैल्यू होती है 4.2। किसमें? वापस यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, 4.2 होती है जूल पर कैलोरी में। अरे देखो मान के चलिए ये किस किस में रिलेशन बता रहा है। W होता है जूल में, इतना तो होता है ना, पर के जूल में मेजर किया जाता है। कैलोरी होती है हीट, हीट होती है कैलोरी उसमें। तो उष्मा तो आप माप रहे हैं कैलोरी में, वर्क माप रहे हैं जूल में। तो जूल और कैलोरी में जो रिलेशन बता रहा है वो कहलाता है J, यानी मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। वैल्यू क्या होती है? 4.2 होती है जूल पर कैलोरी। 4.2 इंटू 10⁻³ होगा कब? जब जूल पर किलो कैलोरी होगा। ठीक, जूल क्यों लेते हैं? एसआई का मात्रक है। कैलोरी क्यों लेते हैं? पिछली बार डिस्कस किया था, क्योंकि डेली जीवन में हमारे जो यूज होती है क्वांटिटी वो कैलोरी में आती है। ये तो अपना नॉर्मल बात होती है। अब थोड़ी बहुत फिजिक्स की बात करते हैं अपन।
और जो ग्रेजुएशन लेवल की बात करता है, कभी आपसे थोड़ा अच्छे लेवल का पेपर आ जाए तो ये पूछ सकते हैं निम्न में से या विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट जो लॉ है उसका स्टेटमेंट है। तो ये बताता है कि परपेचुअल मोशन ऑफ द फर्स्ट काइंड ऑफ इम्पॉसिबल। इसका मतलब ये है डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। एक चीज आपको बताता है कि इस टाइप की मशीन बनाना असंभव है जो ऑटोमेटिक वर्क करे। नहीं है कोई बात नहीं, एक से याद रख लेना, परपेचुअल मोशन ऑफ द फर्स्ट काइंड इज इम्पॉसिबल। ये फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट है। ऐसी मशीन बनाना इम्पॉसिबल है जो स्वतः ही कार्य करे। मजा आ जाते अगर इसी बनाना असंभव होता तो। एक आपने मशीन बना दी, वो अपने आप कार्य कर रही है, लेकिन ऐसा बनाना असंभव है। क्यों है? क्योंकि फर्स्ट बताता है क्योंकि डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है। तो आप किसी को उष्मा दे रहे हो तो ऐसे उसके इंटरनल एनर्जी में वो पूरे के पूरे डी डब्ल्यू नहीं होता, वर्क नहीं होता। इतना डिटेल में जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। दो चीजें और इंपॉर्टेंट है, अगर और अच्छा पेपर बनाते हैं तो पूछे जा सकते हैं कि फर्स्ट लॉ की लिमिटेशंस क्या थी या कमियां क्या थी। क्या है भैया लिमिटेशंस और कमियां? ऐसी कुछ तो कमी होगी जो सेकंड लॉ आया था, कुछ तो होगा। नो वन इज परफेक्ट। तो फर्स्ट लॉ की क्या लिमिटेशंस थी? फर्स्ट लॉ ये तो बताता है कि हीट ट्रांसफर को बताता है, डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। आपने कह दिया एनर्जी कंजर्वेशन रूल कह दिया, लेकिन ये डायरेक्शन नहीं बताता। पहली चीज तो ये डायरेक्शन नहीं बताता कि हीट फ्लो किस डायरेक्शन में होगी। हीट फ्लो तो हो रही है, ये तो बता रहा है, लेकिन लोअर टू हायर होगी, हायर टू लोअर होगी, तो ये फर्स्ट लॉ नहीं बता पाता। सेकंड लिमिटेशंस क्या है? सेकंड लिमिटेशंस क्या है? ये कहता है डी क्यू इज इक्वल टू, अगर मैं नई स्लाइड लू, ये कहता है डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। कल्पना कीजिए डी यू जीरो हो तो ये जैसे जीरो रखेंगे क्या हो गया? डी क्यू बराबर डी डब्ल्यू। 100% आपने जितनी उष्मा दी उतना ही काम हो गया, डी डब्ल्यू। यानी आप 100 नंबर का बढ़ कर सुई आ गया। पॉसिबल है? 0.001% चांस होते हैं। तो ऐसी कंडीशन को ये नेग्लिजिबल नहीं करता, नलीफाई नहीं करता, ये पॉसिबिलिटी देता है कि ये ऐसा करना संभव है। फिर आता है आपका सेकंड लॉ और वो कहता है कि नहीं, ऐसा करना संभव नहीं है। कानून जी आते हैं, कानून जी कहते हैं कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट सच ए डिवाइस हुज एफिशिएंसी इज 100%। एक ऐसे इंजन का निर्माण करना असंभव है जिसकी दक्षता 100% हो। अगर कोई ऐसा इंजन है, यानी मैक्सिमम दक्षता वाला इंजन जो है वो है कार्नोट इंजन। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो इसी पर होगा। हम बात करेंगे कार्नोट इंजन क्या है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, रिवर्सिबल और रिवर्सिबल इंजन्स क्या है, इनकी जो डेरिवेशंस वो क्या है, किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एफिशिएंसी से 99.99 नहीं 101% क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। कोफिशिएंट ऑफ रेफ्रिजरेटर भी इसके अलावा पर पढ़ लेंगे। आपके 3-4 टॉपिक्स एक साथ कवर हो जाएंगे। इसके बाद जो वीडियो आएगी वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपके ग्रेजुएशन के सारे टॉपिक्स हैं और वो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कहीं नहीं मिलेंगे। थैंक यू सो मच।